मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? भाग 3। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35 है। इसको कहां से लाया गया? तो यूएसए से लाया गया। कहां से लाया गया? यूएसए से। ये एक बार हम पहले भी बता चुके हैं। आज हमको मुख्य रूप से क्या बताना है? इस मौलिक अधिकार जो 12 से 35 है उसकी चर्चा करना है। तो हम थोड़ा पीछे से आ रहे हैं। और इसमें वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। पहले संख्या कितना था? 7। किसको हटाया गया जी? किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार 20 में था, किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार का संशोधन संसद में किया जाता है और इसका संरक्षण कौन करता है, संचालन कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। क्लियर है? तो उसकी हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में क्या क्या अधिकार हम लोग को मिला है, अनुच्छेद में क्या क्या मिला है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अब अनुच्छेद 12 में मिलता है मौलिक अधिकार की परिभाषा। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के लिए वह अधिकार जो वह पूरा उसको क्या हो, पूरी अधिकार हो, उस पे किसी दूसरे का कोई हक नहीं हो, उसका अधिकार हो, अपने अधिकार के लिए किसी से भी लड़ सकता है, वही अधिकार क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 में मिलता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकार को अगर कोई प्रभावित करता है, मौलिक अधिकार को अगर कोई प्रभावित करता है तो कुछ समय के लिए उस अधिकार को हटाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मौलिक अधिकार में हमारा शिक्षा का अधिकार है। ये बताया गया है कि शिक्षा में 6 से लेके 14 तक, शिक्षा में 6 से लेके 14 तक, 14 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे हैं उसको सरकार द्वारा फ्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अचानक मान लीजिए कि देश में वृद्धि आपात लागू हो गया। क्या लागू हो गया? जब वृद्धि आपात पैसा नहीं है तो उस स्थिति में ये अधिकार को कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है। तो वही बताया जा रहा है अनुच्छेद 13 के तहत लिखा जा रहा है कि मौलिक अधिकार को प्रभावित अगर कोई चीज करने लगा, मौलिक अधिकार को कौन मान ले प्रभावित करने लगा? वही वृद्धि आपात आ गया, पैसा फंड में नहीं है तो कुछ समय के लिए वह अधिकार को रोक लेगा। उस समय हमारा मेन अधिकार क्या है? पेट को भरना, न कि शिक्षा। अभी जैसे हाल फिलहाल था, मान लीजिए कोरोना आया था ना जी, तो कोरोना में क्या किया गया? शिक्षा को रोक दिया गया, पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया। उस समय क्या था? हमारा जीवन रक्षा पहले था, जीवन रक्षा के लिए तो उस समय हमारा अधिकार रहते हुए भी पढ़ाई, शिक्षा, स्कूल जाना अधिकार रहते हुए हम स्कूल नहीं गए पूरे 1 साल तक, नहीं गए ना जी। तो ये क्या है? उस समय के लिए, कुछ समय के लिए प्रभावित कह सकता है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या बताता है? समानता का अधिकार में किस किस का समान अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 में बताया जाता है कि सभी कानून सभी के लिए बराबर है। कोई भी कानून सभी के लिए बराबर है। अगर कोई प्रधानमंत्री का बेटा अगर कोई दंड करता है, कोई काम करता है, अगर वही सेम हम भी वही गुनाह करते हैं तो जो उसको कानून जो अधिकार देगा, जो उसको दंड देगा, वही दंड किसको मिलेगा? हमको भी मिलेगा। अगर कोई मर्डर करता है उसको छोड़ दिया गया तो हम भी क्या कर सकते हैं? हमको भी उस सरकार को, हमको भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि सभी के लिए क्या अधिकार है? कानून द्वारा बराबर अधिकार मिला है। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 15 में है कि जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकता कि वो मुस्लिम है तो उसको कुछ मिलेगा, उसका अधिकार अलग होगा। हम हिंदू हैं तो हमारा अधिकार अलग होगा, वह क्रिश्चियन है तो उसका अधिकार अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि वो दिल्ली में जन्म लिया है तो उसका कुछ मिलेगा, हम मटियारा में जन्म लिया है तो हमको कुछ फंड मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। सबके लिए क्या होगा? बराबर अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 कह रहा है निर्वाचन में, लोक निर्वाचन के लिए पिछले वर्ग को आरक्षण मिलेगा। पिछड़े जाति को क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ये भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे कि यानी मुख्य रूप से लोक निर्वाचन का मतलब कि सरकारी नौकरी, सिर्फ ठेठ फटा में समझिए कि इसका मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी के लिए पिछड़ी जाति के लिए कुछ आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कभी भी दिया जाता है जनरल के लिए कितना? 70 पे पास, पिछड़ी जाति मान लीजिए ST SC 50 पे ही पास कर दिया जाता है, 45 पे पास किया जाता है, 60 पे पास किया जाता है। यही क्या है? आरक्षण है। तो पिछड़ी जाति को क्या मिलेगी? आरक्षण दिया जा सकता है। ये किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद
16 में। उसके अलावा 17 कह रहा है कि पूरी तरह से छुआछूत का अंत कर दिया गया है। समानता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि छुआछूत का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। ये नहीं कह सकता है कि वह क्या है, दलित वर्ग है तो वह क्रिश्चियन है तो वो मुस्लिम है, इस सभी में छुआछूत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। मान लीजिए कि हम धनिक है वो गरीब है, इसी बीच में भी छुआछूत अगर होता है तो उस पर कानूनन वो जुर्म है, उस पर केस किया जा सकता है, उसको हिरासत में लिया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। 18 अनुच्छेद कहता है कि उपाधियों का अंत, जितना भी अगर हमको उपलब्धि मिला है वह सबको अंत कर दिया गया। ये नहीं है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमको अधिकार श्रेष्ठ का मिलना चाहिए, ये भारत देश में नहीं है, सब बराबर है, ठीक है। लेकिन उसी में अगर किसी को विदेशी से उपाधि मिला है तो वह राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति, तो पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति से वह अपना अधिकार रख सकता है। उपाधि अगर विदेशी से उसको कोई मिला हुआ है, उसको अधिकार वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर वो अपने उपाधि को रख सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 19 से 22 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 में क्या है जी, स्वतंत्रता का आजादी है, पूरी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद 19 में क्या कहा जा रहा है, 19, 20, 21, 22 ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में समझो कि मौलिक अधिकार को इसे रीढ़ कहा जाता है। मौलिक अधिकार का रीढ़ किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, इसी में पूरा निचोड़ दिया गया है। 19 में देखो किस किस का है, तो 19 में कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी पूरी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की उसकी स्वतंत्रता है, वह झंडा कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी देश तिरंगा, ये तिरंगा झंडा इसलिए हम लिखे हैं, वहां पे लिखा गया है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। हम तिरंगा इसलिए कहे हैं कि कोई कहेगा कि हम पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे, ये आजादी नहीं है। पाकिस्तान का झंडा फहराएगा जेल में जाएगा, देश का झंडा फहरा सकता है। अरसल जी हम भारत देश में रहते हैं, पाकिस्तान में थोड़ी फहरा सकते हैं, इसलिए हम लिख दिया तिरंगा झंडा फहराना। उसके बाद बोलने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी बोल सकते हैं, बट बोलने में हमको मर्यादा का भी पालन रखना चाहिए। हमको आजादी है, हमको कोई रोक नहीं लग सकता है कि हम सरकार के खिलाफ कहे बोल रहे हैं, हम सरकार के पक्ष में कहे बोल रहे हैं, ये हमको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मर्यादा का पालन हमेशा रखना चाहिए। अब मर्यादा विहीन हम बोलेंगे तो क्या होगा, हम पे भी कार्रवाई हो सकती है, हम किसी को गाली गलौज, किसी को गलिया नहीं सकते हैं। उसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, प्रेस व आरटीआई की स्वतंत्रता है, प्रेस को पूरा छूट है, आरटीआई को पूरा छूट है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को गलिया सकता है, किसी को गलत बता सकता है। वह अगर देश गलत रास्ता पर जा रहा है, सरकार अच्छा से नहीं चला रहा है, तो सरकार को क्या कर सकता है, दबाव बना के सरकार के खिलाफ बोल सकता है। अगर सरकार अच्छा करता है तो सरकार के पक्ष में भी क्या कर सकता है, बोल सकता है, किंतु वह उसके परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ कटाक्ष नहीं कर सकते, ये उसका अधिकार नहीं है। उसके बाद पुतला जलाने की स्वतंत्रता, यहाँ भी हम लोग देखते हैं रोड पर किसी भी राजनेता का पुतला हम लोग आसानी से जला देते हैं, वह हमको कुछ करने तक नहीं आता। यहाँ कि उसके गाड़ी के सामने क्या कर सकते, उसका पुतला लेके जला देते हैं, उसके पुतला को खूब ईंटा पत्थर जूता चप्पल से वार करते हैं, फिर भी वो देखते रह जाता है, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। अगर उससे हम खुश नहीं हैं तो उसका हम पुतला जला सकते हैं, लेकिन उस पर नहीं वार कर सकते। उस पर करेंगे तो क्या होगा, अब उसी पर जूता चप्पल चला देंगे, तुरंत पुलिस पकड़ेगा, जेल में रख देगा। कहने का अधिकार है, पुतला को करेंगे तो हम कहे नहीं सामने करेंगे, उस पर अधिकार नहीं है। क्लियर है, बोलिए। अब आगे और क्या कहा जा रहा है कि बिना अधिकार के सभा करने का अधिकार, बिना हथियार, ये नहीं होना चाहिए कि अब हथियार ले लो चारों तरफ से सभा करो, ये अधिकार अब तो नहीं है, लेकिन बिना हथियार के अब कहीं भी सभा कर सकते हैं। जैसे कि हम किए, हम सब बैच में इकट्ठा किए, मान लो इस बैच में 20-25 है, अगले बैच में 25-30 होगा, अगले बैच में होगा, उन सब बैच को हम क्या किए, इकट्ठा कर लिए, और आगे महावीर स्थान है वहां पर गए, इकट्ठा कर लिए। तुरंत आने वाला है जी 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, अब उसी के लिए हम क्या किए, वहां पे सभा बुलाने लगे, हम संगठन करने लगे। तो ये कोई हमको नहीं रोक सकता है कि आप काहे सभा कर रहे हैं, उसमें वक्त यही होना चाहिए कि कोई भी हथियार से लैस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आम आदमी है हम लोग, हमको हथियार लेने का अधिकार नहीं है, हथियार के बल पे हम कोई सभा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा हम संगठन बनाने का भी अधिकार है, अगर हम हैं यहाँ पे या आप हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि हम कोई एक संगठन बनाएंगे, आपको रोक नहीं सकता है कोई पार्टी आके कि आप संगठन क्या कर रहे हैं, आपको पूरी छूट है संगठन बनाने का। उसके अलावा
इसी में 19वें अनुच्छेद में कहा जाता है कि बिना रोके टोके आप चारों ओर घूम सकते हैं, आपको किसी देश के कोने में कहीं नहीं रोका जा सकता, आप देश के कोने में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद किसमें लिखा गया है? 19 में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है जी? 19 में ही आपको स्वतंत्रता मिली है कि आप कहीं भी जा सकते। इतना ही नहीं, आप कहीं भी जाके बस सकते हैं। पहले कश्मीर में नहीं बस सकते थे, उस समय धारा 370-35 से था। अब इन दोनों को हटा दिया गया है, तो आप वहां भी जाके बस सकते हैं। अब ये पूरी तरह से कानून लागू होता है कि भारत के किसी कोने में आपको बसने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी कोने में आप क्या कर सकते हैं? जाके बस सकते हैं। पहले ये 370 धारा के तहत कश्मीर में नहीं बस सकते थे, रोक था, लेकिन अब वो भी 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पांचवा कह रहा है कि कानूनी रूप से संपत्ति का अधिकार है। हम अभी बताया है आपको कि पहले 7 था, अब कितना हो गया? 6। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार हटाने का मतलब तो मौलिक अधिकार से हट गया है, लेकिन कानूनी रूप से आपका उस पर अधिकार है। अगर सरकार मान लीजिए आपकी संपत्ति छीन रही है, तो आपका अधिकार है कि आप सरकार के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, केवल मुआवजा के लिए, न कि जमीन के लिए। अगर रोड बनाने के लिए जमीन निकाल दी वहां से, तो आपको मजबूरन जमीन देना है, लेकिन उसके बदले अगर सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं कि हमको मुआवजा क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। यही कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, अधिकार हटाने का मतलब है कि मान लीजिए रोड यहाँ से जब निकाला जाएगा, तो आपका बीच में जमीन पड़ता है, तो सरकार आपसे जमीन ले सकती है, बट उसके बदले आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं देगा तो आपका अधिकार है कि आप कानूनी तौर पे उस पर केस दायर कर सकते हैं। ये कब हटाया गया था, इसकी चर्चा आप लोग देखा जाए तो 44वें संशोधन में। कब हटाया गया था जी? 44वें संशोधन में। 44वें संशोधन में 1978 ईस्वी में। कब हटाया गया था जी? 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को छीन लिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर लिया? छीन लिया गया। और 300 के क में, और 300 अनुच्छेद कितना? 300 के क में कानूनी अधिकार दे दिया गया। अनुच्छेद 300 के क में क्या कर दिया गया जी? बोलिए। कानूनी रूप से अधिकार दिया गया। हालांकि ये जो अधिकार था पहले 19 में भी लिखा गया था कि संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले ही लिखा गया था, तो 19 में ही लिखा गया था कि संपत्ति का अधिकार, इसलिए वहां पे हम चीजें कानूनी रूप से कर दिए हैं। पूरी तरह से संपत्ति का नहीं लिखे हैं, चूंकि हट गया तो काहे के लिए लिखे हैं। ठीक है, लेकिन यह 30 में लिखा गया है। आगे चर्चा। अब देखा जाए इसमें और क्या है। अनुच्छेद 19 में ही कहा जा रहा है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है। आप कहीं भी किसी भी चीज का व्यवसाय कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी जाति के हैं तब जाति के अनुसार व्यवसाय करें, अब ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी जाति के व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अनुच्छेद 20, 21, 22 आगे चर्चा किया जाएगा। अभी अनुच्छेद 19 तक ही हम किया जाएगा। ओके।